इंटरनेशनल प्लेयर डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी, असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स बास्केटबॉल, अरुण कुमार क्रांति मुंसिफ सदर, शुक्ला सर आइंस्टाइन स्कूल के डायरेक्टर, मैं आप सभी का साकेत परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। अब मैं जिस शख्सियत का आह्वान करने जा रही हूँ उनके बारे में सूक्ष्म परिचय देना चाहती हूँ। श्री आर्य स्वेदी सर, जिन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1978 में मायो हॉल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स से किया और उसी वर्ष स्कूल नेशनल में भी प्रतिभाग किया। आपने 1982 में जूनियर यूपी बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और इतिहास के पलों में पहली बार यूपी की टीम फाइनल में पहुंची और सिल्वर मेडल भी प्राप्त किया। 1982 में जूनियर इंडियन टीम की तरफ से एशियन बास्केटबॉल कॉन्फेडरेंस चैंपियनशिप जो मनीला फिलीपींस में खेला गया प्रतिभाग किया। आपने 1984 में सीनियर भारतीय से एमएफपी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ खेला। 1984 में स्पोर्ट कोटा से भारतीय रेलवे में दाखिल हो गया। 1986 में मायो हॉल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कोचिंग की शुरुआत की। वर्तमान समय में बहुत सारे खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और कुछ इंडियन कैंप में वर्तमान में अपना स्थान बनाए हुए हैं। आप प्लेयर एसोसिएशन बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में सदस्य हैं। आप वर्तमान में यूपी बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। क्या अंधकार से डरना, अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तमसाए जिसमें डरकर हट जाते हैं। एक दीप जले ऐसा या रोशन आलम हो जाए, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। मैं आह्वान करती हूँ हमारे माननीय अतिथि महोदय से और विशिष्ट अतिथि महोदय से, मैनेजर सर से कि सर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत सुनिश्चित करें। आप किससे आए हैं? ये पक्का है। अपनी दया बरसा देना, मेरे सिर पर हाथ
की ज्योति जगा देना। थैंक यू। हमारे इस महाविद्यालय पर शिरडी के साईं समृद्धि कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। बिना साईं वंदना की हमारा कार्य अधूरा रहता है। अतः मैं साईं वंदना के लिए आकृति एंड ग्रुप को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और साईं वंदना प्रस्तुत करें। जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। मात पिता तुम गुरु साईं, तुम करुणा के सागर साईं। जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। राम तुम्ही हो, श्याम तुम्ही हो, साईं चारों धाम तुम्ही हो। काशी मथुरा काबा तुझ में, सब है साईं बाबा तुझ में। तेरी लीला न्यारी साईं, तेरी लीला न्यारी साईं। जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। जय जय साईं, जय जय साईं, तेरी महिमा अति सुखदाई। थैंक यू। हमेशा आप जान दिखाना आशा को भंग कर देती है। मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर, अतिथियों के आने की खबर मन में उमंग भर देती है। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धारा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं परंपरा। हम अपने अतिथियों के स्वागत के लिए महिमा और ग्रुप को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और हमारे अतिथियों का स्वागत गीत के माध्यम से करें। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, अतिथि आप जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, अतिथि आप जो यहाँ पधारे। हम आज गर्वित हृदय है हर्षित, हम आज गर्वित हृदय है हर्षित। अहो भाग्य है बड़े हमारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, अतिथि आप जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, अतिथि आप जो यहाँ पधारे। ये जन मनोहर छवि तुम्हारी, ये जन मनोहर छवि तुम्हारी, कि जैसे सूरज गगन पे चमके। कि क्या परिचय बड़ा है अतिशय, कि क्या परिचय बड़ा है अतिशय। नमन को आतुर नयन हमारे, है मंच सार्थक है मंच उपकृत, अतिथि आप जो यहाँ पधारे। है मंच सार्थक है मंच उपकृत, अतिथि आप जो यहाँ पधारे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों का स्वागत करने का अवसर
हमारे साकेत महाविद्यालय को सदैव मिलता रहता है। हम बड़े सिद्धांत होते हैं जब हमारे बीच में ऐसी महाविभूतियाँ प्रसिद्ध होती हैं जिनका स्वागत करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे अतिथि हैं जो बहुत बड़े स्थान पर आज पहुंच करके हमारे महाविद्यालय में उपस्थित हैं। आज हमें उन्हें इनका स्वागत करने का अवसर मिलेगा। अपने माननीय प्रबंधक जी से हम आग्रह करते हैं कि हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण के माध्यम से करें। हमारे बीच में हमारे सदर क्षेत्र के विधायक माननीय विधायक जी उपस्थित हैं, जो कि विधायक चुने जाने के बाद पहली बार हमारे महाविद्यालय में उपस्थित हुए हैं। बड़ा ही सौभाग्य है हमारा कि हमें आज से स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। निरंतर आप हमारे महाविद्यालय में स्वागत कर अपने आप विकास महसूस करते रहे। हमारे बीच में श्री आर.एस. बेदी सर उपस्थित है। आर.एस. बेदी सर हमारे बीच में उपस्थित है, जिनके स्वागत के लिए हम श्री सूर्यकांत निराला सर से आग्रह करते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित श्री आर.एस. बेदी सर का माल्यार्पण का स्वागत करने की कृपा करें। हमारे बीच में श्री सिरनी के साईं समर्थ को प्रणाम कर मैं अपने इस पूरे साकेत परिवार की ओर से इस प्रांगण में आए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सबसे पहले इस महाविद्यालय के प्राचार्य के जो गुरु शिरोमणि हमारे डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी हैं, शायद अगर उन्होंने इतनी जबरदस्ती न प्रेषित किया होता तो न तो प्राचार्य जी आपकी पीएचडी करती और न आज वो यहाँ के प्राचार्य होती। ये जो कुछ भी है प्रकाश तो सूर्य का ही है, जिस सूर्य के प्रकाश से हम सब आलोकित हैं और यह साकेत परिवार उनका यहाँ पर इस प्रांगण में अभिनंदन और वंदन करता है। बच्चों को बताऊंगा इसलिए वो घटना जिस परिस्थितियों में उन्होंने पीएचडी किया था, थीसिस जमा किया था, क्योंकि वो एक प्रेरणा का बिंदु है जो कि मैं समझता हूँ हर गुरु को वो व्यवस्था करनी ही चाहिए, जिससे कि शिष्य अगर विचलित भी हो रहा हो तो वो अपने सही मार्ग पर पहुंच जाए। 93 का वो समय था जिस समय गवर्नमेंट का एक ऑर्डर था कि केवल 93 बैच के ही जो पीएचडी होल्डर्स होंगे वही अब डिग्री कॉलेज में जॉब कर सकेंगे। और 31 दिसंबर रात के 12 बजे का वो समय निर्धारित किया गया था, जिसके बाद पीएचडी होगा तो क्या होगा ये निश्चित नहीं रह गया। उसी समय हमारे यहाँ बेटे की डिलीवरी का समय था। बिल्कुल हम लोग छोड़ चुके थे आशा कि इसमें कदापि थीसिस नहीं जमा हो सकती और फिर वाइवा के लिए कैसे फैजाबाद जाया जाएगा। लेकिन गुरु जी की ऐसी प्रेरणा रही, आप स्वयं बैठ गए, कहा तुम लिखो, मैं इसको यहीं पर चेक करता हूँ, यहीं पर टाइप होगा और यहीं से बाइंडिंग भी होगा घर पर भी। करा के 26 दिसंबर को इन्होंने वहाँ पर सबमिट कराने के लिए ले जाकर के जमा कर दिया। उस समय वहाँ मेला लगा हुआ था, आप समझिए, अवध विश्वविद्यालय में मेला लगा था, मिठाई की दुकानें तक कैंपस में ही बनी हुई थी। पूरे सभी वाइस चांसलर को चूंकि आर्डर थे कि कोई भी कैंपस नहीं छोड़ेगा। उसी समय एग्जामिनर अलॉट हो रहे थे, वाइवा हो रहा था, सामूहिक वाइवा चल रहा था। लेकिन ये था कि जो व्यक्ति पैसा नहीं देगा उसका वाइवा जो है, कलकत्ता का कोई एग्जामिनर लग जाएगा, न वो आएगा और न वाइवा होगा और 93 में उसकी पीएचडी होगी। हम लोगों की थीसिस भी वैसे ही कुछ थीसिस थी। संबंधित क्लर्क जो थे उन्होंने उठा के फेंक दिया उसको, हटाइए इसको। लेकिन
डॉक्टर साहब और कुछ एक ऐसे सज्जन थे जिनको मैं जानता भी नहीं था। मिस्टर केपी सिंह जी उस समय वहाँ के प्रिंसिपल थे चौकिया डिग्री कॉलेज के, मैं उनसे परिचित नहीं था। उन लोगों ने बिल्कुल युद्ध कर डाला और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप बताइए इसमें क्या कमी है, क्यों नहीं लेंगे इसको। फिर उन्होंने क्या किया कि दिया तो कलकत्ता का एक एग्जामिनर अलर्ट कर दिया जो अंतिम अस्त्र था कि ना आएगा ना वाइवा होगा रात के 12 बजे तक। फिर पूरी लड़ाई हुई। रात के 11:15 बजा था जिस समय अलर्ट हुआ एग्जामिनर और वाइवा हुआ और पीएचडी अलर्ट अवार्ड हुई। ये जो प्रेरणा थी, इसके प्रेरणा स्रोत हमारे प्रकाश स्तंभ डॉक्टर आर.के. मिश्रा जी रहे। मैं इनका बारंबार आप सबकी ओर से दूसरा परिचय मैं अपने विधायक जी के आप लोगों के बीच में कराना चाहता हूँ। विधायक जी विधायक हुए, ये एक हम लोगों के लिए गौरव की बात है। इसलिए नहीं कि ये नेता है, इसलिए कि हमारे बीच के आपकी बेटी ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण किया है और तब से हम लोगों का एक गहरा रिश्ता रहा। और जहां तक मैं समझता हूं कि इतना सरल व्यक्तित्व इस प्रतापगढ़ के इतिहास में पहली बार विधायक चुना गया है और हम ये मान के चलते हैं कि ये हर दिल अजीज होंगे कि किसी एक के विधायक नहीं होंगे, किसी एक धर्म के विधायक नहीं, किसी एक जाति के विधायक नहीं होंगे, ये पूरे सदर विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। हम इनका बारंबार अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारे बीच में सिंधुजा मिश्रा जी हैं, डॉक्टर सिंधुजा मिश्रा। ये एक ऐसे परिवार को बिलोंग करती हैं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था और प्रतापगढ़ का वो अंश उसमें अपना लगाया था कि ये कोई न हो कि प्रतापगढ़ से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की संख्या कम थी। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रदत्त सेनानी जी, स्वर्गीय सेनानी जी की आप बहू हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। लखनऊ में आपके जो विद्यालय हैं, आपके जो कार्य है प्रतापगढ़ क्षेत्र में, वो एक सराहनीय है और हम उसका बारंबार आपका अभिनंदन करते हैं। इस श्रेणी में इस कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से हमारे 2 सदस्य यहाँ उपलब्ध हैं। डॉक्टर एस.सी. त्रिपाठी जी, पूर्व डीन अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गिरजा त्रिपाठी जी, जो कि 96 की बात है जब हम लोग 29 बच्चों से विद्यालय को शुरू कर रहे थे, तो घर घर में जाकर के एक एक बच्चे को कनेक्ट करना, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उनके पढ़ने की इच्छा भले ही न हो, हम इन दोनों ही व्यक्तित्व को बारंबार नमन करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं इस आज के कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षण के बिंदु है, मिस्टर आर.एस. बेदी जी। एक्चुअली आर.एस. बेदी जी से हमारी मुलाकात आज से 2-2.5 महीने पूर्व की बात है हुई थी, जब इन लोगों ने बास्केटबॉल को प्रतापगढ़ में लाने का निर्णय लिया कि बास्केटबॉल को प्रतापगढ़ में लाया जाए। आप यूपी के पहले इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो बास्केटबॉल में इन्होंने इंटरनेशनल खेल खेला। इस समय ये बास्केटबॉल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं और न जाने कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, कितने कोचेस कहाँ से कोच हैं। इतना बड़ा व्यक्तित्व एक छोटे से जनपद में, उनको आशा की किरण दिखी कि यहाँ के बच्चों को भी बास्केटबॉल का लाभ मिल सकता है। आपको
9 बजे समय दिया, आप 8:45 पर हमको फोन किए कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ प्रतापगढ़। ऐसे व्यक्तित्व के कारण ही शायद खेल भावना जागृत होगी। हमारे बीच में डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जी हैं, जो बनारस विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट डायरेक्टर बास्केटबॉल है, और आपने भी बास्केटबॉल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये लोग इस आशा से आए हैं, इस विश्वास के साथ आए हैं कि ये प्रतापगढ़ में बास्केटबॉल की अलग जगाएंगे। मैं समझता हूं कि हमारे बच्चे और हमारे गार्जियंस इनको निराश नहीं करेंगे, और हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर प्रतापगढ़ का नाम रोशन होगा। बच्चों और हमारे अभिभावकों, यहाँ के उपस्थित सभी अतिथि, हम लोग जाने अनजाने कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बच्चों को ऐसा लगने लगता है खेल केवल खेल के लिए है, इससे हमको नुकसान होना है। हमने देहात की भाषा में ही चाहे कह दिया हो कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये एक ऐसा जुमला था जिसने हमारे बच्चों में खेल भाव को कम कर दिया। हम कहते हैं कि देखो फलाने का बेटा केवल अपने तक सीमित रहता है, इसीलिए वो फंस जाता है, देखो IAS बन गया। हम जब ये कहानी सुनाते हैं, ये कहानी हमारे बच्चे के पूरे स्लेट जैसे दिमाग पर, मन मस्तिष्क पर एक छाप डाल देता है कि खेल समय बेकार है, बेकार है। बड़े आराम से कहते खेलते ही रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे भी, है सामान्य बातें, लेकिन बच्चे के मन मस्तिष्क पर एक छाप डाल देता है खेल कूद बेकार चीज। जबकि वास्तव में अगर हम खेल कूद नहीं करेंगे तो आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर के बिना न तो मानसिक कार्य हो सकता है, और बिना मानसिक कार्य के आप पढ़ करके IAS भी नहीं बन सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है, इसके बारे में विशेष चर्चा तो हमारे जो अतिथिगण आए हैं मुख्य रूप से वो करेंगे। मैं तो एक सामान्य सी बातें जो हमारे मस्तिष्क में आती है। मेरे साथ दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने पढ़ाई 7 से शुरू की थी, और मैंने कभी खेला नहीं, खेलने का अवसर भी नहीं मिला। 7 से शुरू किया और ग्रेजुएशन करते ही जॉब में आ गया। कभी पढ़ते क्या वो अवसर ही नहीं मिला, और लंबे समय तक मैं जॉब में रहा। लगभग 39 वर्षों तक मैंने राजकीय सेवा किया। हाँ, उस बीच में क्योंकि मैं कॉलेजों से लगातार जुड़ा रहा, तब मैंने कुछ खेल खेले, और लेकिन वो जो स्टूडेंट लाइफ की खेल होती है वो नहीं था। वो क्या था कि शाम को इसी टाइम में हम लोग इकट्ठे हुए तो बैडमिंटन खेल लिया गया, लेकिन वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं थी। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते तो शायद हमारा शरीर स्वस्थ होता। हम आपके सामने एक जो स्वस्थ शरीर होता है उस रूप में होते, न कि ओबेसिटी के शिकार होकर के आपके बीच में खड़े होते। जब हम अपने शरीर को फिजिकल उस पर वर्क नहीं करते हैं, केवल मेंटल वर्क करते हैं। आज आप जिसको देखो डायबिटीज का पेशेंट है, उसको मधुमेह हो गया है। जिसको देखो रक्तचाप बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर या तो कम है ज्यादा है, नॉर्मल तो शायद ही किसी का मिले। ये क्या विडंबना है। हमारे नौजवान की आंख देखिए, आप चश्मे सबको लग गए। ये जो हमारी सोच थी कि घर के अंदर रह के हम डेवलप कर जाएंगे, ये उसका फर्क है। यद्यपि इस बीच में बाबा रामदेव के प्रयासों से एक क्रांति आई, हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। जब हम अपने आचार विचार भोजन इनमें हम कोई चेंज लाते हैं, जैसे हमने प्रतापगढ़ में चेंज लिया, अगर
तब तो ये केवल एक शहर की बात होती, लेकिन अगर लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे ऐसी जगहों पर व्यवहार में अंतर आने लगे तो आप मान लीजिए कि पूरे देश में वो क्रांति आ चुकी। अब अगर आप देखिए सचिवालय हो चाहे बॉम्बे के जुहू चौपाटी हो, हर जगह आपको फ्रूट चाट का आपको मिलेगा। सामान्य चाट से ज्यादा फ्रूट चाट के ठेले मिलेंगे आपको। इसके मतलब हमारे आचार विचार में हेल्थ कॉन्शियसनेस आई है। अब हम सामान्य चाट को बहुत लाइक नहीं करते, कहते हैं तो गंदा है, उसमें ऑयल पड़ा हुआ है, जिसको देखिए कहता है ये स्पाइसी है, इसमें मसाले बहुत हैं, नहीं खाएंगे। हम चाय की जगह ग्रीन टी पिएंगे ताकि हम स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इस जागरूकता में हमको खेलों के तरफ आकर्षित होना पड़ेगा, तभी हम इस जागरूकता का लाभ उठा पाएंगे। खेल भाव से खेला जाना चाहिए। खिलाड़ी जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए खेलना चाहिए। और यही जीवन के हर क्षण में जो हमारे खेल चल रहा है, यही भाव हमारे जीवन के हर क्षण में होना चाहिए। हम उससे पराजित हो गए, नंबर कम आ गया, पापा मारेंगे, इस डर से क्या अब मैं क्या करूंगी, हमारे सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा, हमको जान दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में अगर उसको खेल भाव से लेगा तो उसको हर जगह पर, हर अंधेरे में, हर बादल के बीच में एक रोशनी की किरण दिखाई देगी, और वो रोशनी की किरण उसको ले जाकर के बहुत बड़ा अचीवमेंट दे सकती है। एक घटना मैं बताऊं, कुछ साल पहले की बात है। एक लड़की यहाँ पर, उसके पेरेंट्स इस बात पर अड़िग थे कि इसको मैं जैसे भी होगा, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। बायोलॉजी से लड़की इंटर में फेल हो गई। अगले वर्ष उसने आर्ट साइड से किया और उस साल वो पूरे प्रतापगढ़ में हाईएस्ट नंबर लेके। उसका व्यक्तित्व उधर था। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसी को जीने दीजिए, और जब वो व्यक्तित्व जीता है तभी उसको प्रॉपर स्थान मिलता है। इसी तरह से एक लड़की यहाँ पर इस समय बड़ौदा विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स की, अपने यहाँ की स्टूडेंट को बता रहा हूँ, जो हमारे सामने की घटना है। उसके पिताजी ने इसलिए नाम कटा लिया था क्योंकि वो एनुअल फंक्शन की कोरियोग्राफी करा रहे थे। उन्होंने लास्ट मोमेंट पर उसका नाम विड्रॉ कर लिया था कॉलेज से। इसका साल बर्बाद हो जाने देंगे, लेकिन उसको नाच गाना नहीं करने देंगे। अगले साल वो लड़की पुनः हमारे यहाँ एडमिट हुई और यहीं से उसने इंटर किया, यहीं से ग्रेजुएशन किया, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के जो 300 विचारक हैं उनमें से एक कोई स्टूडेंट भी आती है। जो उसके अंदर का कला थी, उसको मरने देते अगर तो कभी विकसित नहीं हो सकती थी। और बड़ौदा विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स की कक्षा है। ऐसे व्यक्तित्वों को लेकर के हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें और जीवन को खेल भाव से खेलें। बास्केटबॉल क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे अतिथिगण आपको बताएंगे। मैं एक बार फिर से यहाँ आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए न केवल गीत संगीत में आगे शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अग्रणी है। त्रिवेदी सर, श्री RS बेदी सर, आप कृपया करके मंच पर आ जाएं। आपका भी स्वागत अभिनंदन साल और कमेटी के द्वारा किया जाना है। श्री बेदी सर, जो कि हमारे बीच में बहुत दूर से चल करके उपस्थित हैं। श्रीमती सिंधुजा मिश्र मैडम, जो कि एक कुशल समाज सेवी है, हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपसे भी आग्रह करते हैं आप भी मंच पर आ जाए। श्री
धीरेन्द्र तिवारी सर, श्री धीरेन्द्र तिवारी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। श्री धीरेन्द्र तिवारी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। श्री आर के मिश्र सर, श्री आर के मिश्र सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। कॉलेज खोले किस चीज़ का मैनेजमेंट वगैरह का बड़ा ही सौभाग्य हमारे साकेत परिवार का है जो आज स्वागत का अवसर हम सभी को मिला है। अपने रजनीश प्रथम आप सभी अतिथियों से निवेदन है कि आप सभी हमारे इस महाविद्यालय परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे बीच में सभी अतिथि उपस्थित मंच पर उपस्थित हैं। आप तो कम रहते हो क्या? सदर विधायक राजेंद्र मौर्य जी, निराला जी, जिला बास्केटबॉल संघ के अध्यक्ष आरपी त्रिपाठी जी, मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र तिवारी जी और सभी गणमान्य अतिथियों का, यहाँ के विद्यालय के अध्यापकों का, बच्चों का, अभिभावकों का, उत्तर प्रदेश बास्केटबॉल संघ की ओर से मैं सबका अभिवादन करता हूँ। बास्केटबॉल ही क्यों खेला जाए इसके बारे में डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी जी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हो सकता है कईयों को पता, हो सकता है कईयों को ना पता। जैसे अभी श्रीवास्तव जी ने बताया, हमारे प्रबंधक महोदय जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता भी हैं, उनसे जब मैंने निवेदन किया कि बास्केटबॉल के प्रचार प्रसार के लिए कुछ आपको करना है आगे आगे, उन्होंने मुझे एकदम पूर्ण सहयोग देने की बात कही और उनकी बड़ी प्रबल इच्छा है कि प्रतापगढ़ में इसके बाद कुछ ऐसा कर जाए प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर उसका नाम हो जाए। ये श्रीवास्तव जी का इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ, आभार भी करता हूँ। इन्होंने एक बात कही कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये सभी जानते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर के लिए कोई प्रयास बहुत ज़्यादा नहीं करता। लोगों को लगता है कि अच्छा खा लें बस शरीर स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं है। स्वस्थ शरीर के लिए आपको कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, जिससे कि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा। मैंने ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं इलाहाबाद जनपद में जो मेरे साथ के भी थे, मेरे सीनियर भी कुछ थे, कुछ मेरे जूनियर भी हैं, जो कि खेल में तो अत्यंत ऊंचाइयों तक गए, राष्ट्रीय स्तर तक गए और उन लोगों ने साथ ही साथ पढ़ाई में वो मुकाम हासिल किए जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं हासिल कर पाए। जैसे कि तमाम IAS हुए, IPS हुए और आज की डेट में भी एक दो बच्चे ऐसे हैं कि इसके लिए प्रयासरत हैं और ईश्वर चाहे तो इस बार की प्रतियोगिताओं में सफल भी होंगे। ये तो एक बात है। दूसरी चीज़ ये कि अब वक्त बदल गया है, आप खेल को भी कैरियर बना सकते हैं। पहले ये हम लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं थी या सरकारों ने हम लोगों के खिलाड़ियों के बारे में इतना सोचा नहीं था। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा, जब मैंने खेलना शुरू किया था तो उस वक्त बास्केटबॉल की लेदर की बॉल आती थी जिसमें हवा भर के धागे से बांध के उसको तब खेला जाता था। वक्त बदला, रबर की बॉल आई, रबर में लेदराइज बॉल आई, आजकल भी यूज हो रही है। बहुत परिवर्तन आया है, सरकार ने खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ सोचा है। जितने भी बच्चे इस समय इलाहाबाद जनपद के अंदर जो विद्यालय उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनको छोड़ ICSE बोर्ड, CSE बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं, करीब सब में, हर स्कूल में एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी वहाँ पे PT
टीचर नियुक्त केवल उसने बीपीएड किया और उसको वो नौकरी मिल गई। आज वो उसकी आय का बहुत बड़ा स्रोत। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी बात होती है कि किसी तरह से जल्दी से बस नौकरी मिल जाए। आने वाले वक्त में आप महसूस करेंगे कि खिलाड़ियों को तो सरकारी नौकरियां बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और पढ़ने वालों को सरकारी नौकरियां बहुत कठिनाई, बहुत मेहनत और विशेष प्रभु की कृपा होगी तो मिलेगी, वरना बड़ा मुश्किल। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी लेटेस्ट में इस चुनाव के प्रारंभ होने के जस्ट पहले 2 तारीख को कैबिनेट में इनका वो मसौदा पास हुआ, 7 तारीख को शासनादेश आया और 10 तारीख को आचार संहिता लगने के कारण उस सत्र में ये लागू नहीं हो पाया, जो अब लागू होने जा रहा है। सभी प्रकार की नौकरियों में 2% का वेटेज जो है स्पोर्ट्स कोटा से मिलेगा। ये आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा। जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक लेके आएंगे तो उनको सीधे राजपत्रित अधिकारी के पोस्ट पर नियुक्त किया जाएगा। ये भी अभी अभी योगी जी ने अनाउंस किया है, उसको सीधे करना पड़ेगा। खिलाड़ियों को क्यों आगे लाना है? अगर हमारा देश स्वस्थ लोगों का देश होगा तो हम ज़्यादा बेहतर अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अब हम बीमार हैं, हमारे पेट में दर्द है, हमारे सर में दर्द है, ना मेरा पढ़ाई में मन लगेगा, ना मेरा ऑफिस में किसी काम में। आपके भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नित्य सुबह 4 बजे उठते हैं और 6 बजे तक उनका योगा, प्राणायाम और शारीरिक क्षमता का अभ्यास होता है। चाहे वो रात 1 बजे सोएं, चाहे वो रात 10 बजे सोएं, तो इतना वो एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करते हैं कि सारा दिन वो उसी एनर्जी के साथ पूरे भारत में घूम घूम के अपना सारा कार्य करते हैं, ऑफिस का भी कार्य करते हैं। अगर आप सारे बच्चे कुछ भी ना करें, रोज सवेरे आप चाहे जिस खेल में आपकी रुचि हो उस खेल के ग्राउंड पे जाएं, योगा करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हो जाए। और जो सबसे जरूरी चीज़ है, अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। ये अनुशासन केवल 2 जगह से आता है। एक या तो खिलाड़ियों के पास आपको मिलेगा या किसी पैरामिलिट्री फोर्स या फोर्स में मिलेगा। समय से उठना, समय से सारे कार्य करने और निश्चित एक तरीका है, उस तरीके से ही सारे कार्य करने, वो सारी आदतें इन लोगों के जीवन में अपने आप आ जाती हैं, जिसकी वजह से कि वो देश के अच्छे नागरिक भी बनते हैं और देश के अच्छे कार्यकर्ता भी बनते हैं। जो कभी किसी नौकरी में आते हैं तो उनके मन में किसी प्रकार की पुलिस भावना नहीं आती, मीन्स करप्शन की भावना नहीं आती, किसी को तंग करने की भावना नहीं आती। वो जज्बे के साथ उसका काम आगे बढ़ेगा। एक बात और है, खिलाड़ी जब टीम गेम खेलते हैं तो उनको पता है कि मैं कला को पास दूंगा तो बास्केट मारेगा, हमारी टीम सपोर्ट करेगी और उसके बाद हम जीत पाएंगे मैच। तो जीतने का जज्बा तो टीम भावना से मिल के सब करते हैं। तो जो आपस में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग लेना, ये सारी चीज़ें हम खेल के जरिए सीखते हैं, जो हमारे जीवन में बाकी के समय में भी काम आती है। अगर हम घर में, परिवार में, समाज में किसी को परेशान देखते हैं तो आगे बढ़ के उसकी मदद करते हैं। वो भावना हमारे अंदर आ जाती है, वो आदत बन जाती है, हम किसी की भी मदद करते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ खिलाड़ी जो है वो अन्य लोगों से इसलिए भी थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि वो अंदर से स्ट्रांग है, अच्छी सोच वाला है, अच्छा मजबूत शरीर है उसका, वो आगे बढ़ के मदद करने का जज्बा रखता है। तो ये आम नागरिक, आम व्यक्ति से थोड़ा अलग अपने आप हो जाता है। आप जिस खेल में भी आपकी रुचि हो, खेल को जरूर अपनाएं, योगा करें, प्राणायाम करें। और मैं तो कहूँगा बास्केटबॉल जरूर खेलें, क्योंकि बास्केटबॉल एक चीज़ जो सिखाता है वो बाकी खेलों में शायद नहीं है। तो कहते हैं ना, सेंस ऑफ वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, ये चीज़ का गुण बास्केटबॉल से आता है। वो इस तरह से कि अगर हम बास्केटबॉल खेलते हैं, जब आप खेलना शुरू करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आप देख तो सामने रहे, दिख आपको इधर कर देना। आप कभी प्रयास करिएगा बच्चों, तो आपको लगेगा देख सामने रहे लेकिन दिख ये भी रहा है कि ये खिड़की है, इधर स्टेज है, इसमें लाल कार्पेट बिछी है। ये बास्केटबॉल खेलने से आ जाती है अपने आप। आप जब जंप लेके हवा में होते हैं, पता नहीं होता है उसी समय आपको वापस ग्राउंड पे लैंड करना है, लेकिन उतनी देर जितनी देर आप एयर में हैं उसी समय सामने से एक ओपोनेंट आ जाता है,
फिर आपको ये निर्णय लेना है कि मुझे बास्केट आती है कि पास करना है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का जो टाइम है, उस समय के अंदर जो निर्णय लेने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाती है, वो हमारे जीवन में बहुत जगहों पर अचानक कोई समस्या सामने आने पर हम उनका उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और एक और अच्छी बात किसी भी खेल को खेलने के बाद होती है, हम मैच हार भी जाते हैं तो भी सामने वाले टीम को जाकर वेल प्लेड होती है, वो हमें बधाई देते हैं और वेल प्लेड होती है, हम लोगों ने अच्छा खेला, हार गए कोई बात नहीं, लेकिन एक जज्बे के साथ खिलाड़ी जाता है वापस कि मैं अगली बार मेहनत करके आऊँगा और इसको जीतूंगा। तो जो हार को स्वीकार करने की बात है, दुश्मनी की भावना से नहीं, स्पर्धा की भावना से खेलते हैं, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। तो बातें बहुत सारी हैं खेल के बारे में, करना मैं बहुत मना कर सकता हूँ, मैं आप सबसे और समय न लेकर माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के लिए मैं किनारा बनूं, लड़खड़ाए हुओं का सहारा बनूं, आपसे आज हमको मिली प्रेरणा, आपसे आज हमको मिली प्रेरणा, आप सा बनूं, जिंदगी में कभी आप सा बनूं। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का गम है, जिन बेटियों को मौका मिला उन्होंने दिखाया अपना दम है, कुछ भी कर सकती है बेटियां, उन्होंने ये करके दिखाया है, कई गोल्ड मेडल लाकर पूरी दुनिया को बताया है। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्री राजेंद्र मौर्य सर, विधायक सदर प्रतापगढ़ उपस्थित है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। सरस्वती के इस पावन प्रांगण में पूज्य बाबा जी, जिनकी कृपा इस पावन परिवार को मिलती रहती है, हम सबको मिलती रहती है, उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे बच्चे, यह पावन प्रांगण निश्चित रूप से जनपद में उस पुंज की तरह है जो प्रकाशमान पूरे जनपद को अपनी आभा से प्रकाशित कर रहा है। सहयोग कह लीजिए, जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने चर्चा किया था कि हमारे दोनों बेटियां आपके साथ ही आपके ही विद्यालय में पढ़ी और दोनों की रुचि के अनुसार उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। बड़ी बेटी बॉटनी से पीएचडी कर रही है, छोटी बेटी एमबीबीएस करके पीजी की तैयारी कर रही है दिल्ली में। हमें गर्व होता है एक ऐसा विद्यालय हमने जनपद में पाया जो हमारे बेटियों के लिए चिंता करते हैं, उनके सुख सुविधा की चिंता करते हैं, पठन पाठन की चिंता करते हैं। ऐसा परिवार, चूंकि मैं इस आपके परिवार का अंग रहा हूँ एक अभिभावक रूप में, मेरी कामना रहती है कि पूरे जनपद में ऐसे ही विद्यालय खुले जो सेवा भाव से हैं। सेवा भाव इसलिए, जिस दाता की आप सेवा करते हो, संजोग से मैं भी उन्हीं को इष्ट मानता हूँ। जिस भाव से एक गरीब बच्चा भी आपके विद्यालय में पढ़ सकता है, वो प्राइवेटीकरण आपने नहीं किया, सेवा की भाव से आप शिक्षा की सेवा दे रहे हैं। ये अतुलनीय है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। जो उद्देश्य लेकर के यह परिवार ने जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाया है आपने, मन में पीड़ा होती है। हमारे भी, क्योंकि मैं कल ही मंत्री जी से मिला था, राजकीय बालिका विद्यालय इंटर जो हमारे मुख्यालय पे ही स्थित है, बड़ी जीर्ण अवस्था में, पूरी व्यवस्था में है, उसकी चिंता हमने उनसे की। उन्होंने आश्वासन दिया शीघ्र ही उस पर नई बिल्डिंग का निर्माण और सुख सुविधाओं से उसको सुरक्षित करूंगा। आज समय की मांग है, लोग प्राइमरी, चूंकि मैं प्राइमरी का छात्र रहा, प्राइमरी विद्यालयों में हमारे लोगों के जमाने में 1 घंटा इस खेल के रूप में हम लोगों को मिला करता था। हमारे गुरुजी
निश्चित रूप से व्यायाम करवाते थे, खेल करवाते थे। वह परंपरा बीच के दिनों में शायद कुछ कम हो गई है, लेकिन हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी जी बहुत ही सजग हैं। आपके खेल कूद के शारीरिक स्वास्थ्य की उनकी चिंता है। आपने देखा होगा खिलाड़ियों के प्रति कितनी सहानुभूति उनकी है, उनके साथ वो भोजन करते हैं। अगर आपने मेडल जीत के लाया तो गौरवान्वित स्वयं महसूस करते हैं। यह उनके खेल के प्रति, अपने देश के प्रति दर्शाता है। उसी योजना के तहत अभी जैसा कि आदरणीय वेदी जी ने कहा, सरकार कितनी सजग है। हम अपने रुचि के अनुसार खेलों का चयन करें। मैं भी जब हाई स्कूल में पढ़ा करता था तो मेरी रुचि थी गोला फेंकने में। एक हमारे साथी थे बराचा के पंडित जी, कभी वो मुझसे एक हाथ आगे हो जाते थे, कभी मैं हो जाया करता था। दोनों में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी कि इस वक्त जो है कौन जो है चैंपियन होगा। बहुत अच्छा लगता है। जो अभी प्रबंधक जी हमारे गुरु भाई साहब ने कहा, अपने रुचि के अनुसार शिक्षा का भी पठन पाठन का विषय चुने जिसमें हमारी रुचि हो, तभी हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे बेटी की भी इच्छा थी मेडिकल में बैठे, उसने प्रयास भी किया, हमने उसको दिल्ली में प्लेटफॉर्म किया, कोटा में भी, लेकिन सफल उसके मन में इच्छा थी कि मुझे अपने आगे डॉक्टर लिखवाना है। आज भी प्रयास करता है। संयोग से एमएससी करने के बाद अब उसको थीसिस में जो है आज समय नहीं मिल पा रहा है। वहाँ के फैकल्टी सुविधा ने जो साथी हमने उसके भोपाल में कर दी, वहाँ की यूनिवर्सिटी उसको सुविधा नहीं दे रही। यहाँ आके वो कह रहे हैं मैडम मेरे यहाँ ही आपको करना है, तो उसके लिए उस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए, उनके भविष्य संवारने के लिए हम अभिभावकों का भी दायित्व है, उनकी रुचि अनुसार उनकी सुविधा दें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो स्लोगन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, हर वर्ग को एक गार्जियन विभाग उसको महसूस करते हैं। ये हम लोगों को सुअवसर है, तपस्या है कि ऐसे देश के 2 रत्न मिले हैं जो हर क्षेत्र में चिंता करते हैं। मैं संयोग से पहली बार आप लोगों ने आशीर्वाद देकर संगठन और आपने मुझे उस धर्म सदन में पहुंचाया है, वहां भी मैं स्थिति देख रहा हूँ। भाई विपक्ष का काम है उनको विरोध करना, लेकिन जिस स्वस्थ मानसिकता के साथ हमारी सरकार निरंतर विकास के पथ पर जो पंडित दीनदयाल जी की कल्पना है, समाज के अंतिम छोटे बड़े हर व्यक्ति को हर सुख सुविधा को सुसज्जित करना उनका एक लक्ष्य था। उसी के रूप में, उसी के मार्ग पर हमारी दोनों सरकारें चल रही हैं, केंद्र और राज्य की सरकार। हम अपने उन 2 महान विभूतियों को भी हृदय से वंदन करते हैं। ऐसे ही देश और प्रदेश को सुख सुविधाओं के साथ सुसज्जित करने का जो संकल्प लेकर जनता ने आपको दिया है, मौका दिया है, निश्चित उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप सफल होंगे। जिस निष्काम भाव से आप सेवा में जुटे हैं, निश्चित सफलता मिलेगी। देश की जनता भी देख रही है, हमारे अभिभावक भी देख रहे हैं। जिन जिन महाभूतियों के चित्र भी इस प्रांगण में पवन प्रांगण लगे हमारे अनुभव भी, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए सरकार के संकल्प है, अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। आपका यह सेवक भी, जैसा कि आदरणीय बेदी जी ने कहा, बास्केटबॉल की स्थापना प्रतापगढ़ जनपद में उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। हम लोगों प्रतापगढ़ लोगों को सौभाग्य है, आप जैसे मार्गदर्शक खिलाड़ी और अच्छी सोच। मुझे याद है मैं पीबी कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में था, वहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट लगा हुआ था, प्लेग्राउंड बना था। लेकिन उस जमाने में, हम लोगों के जमाने में, आज से 20 साल पहले, वो क्रिकेट का एक फैशन चालू हो गया। अब जो है मोबाइल लेने लिया है,
उसमें लोग इंटरनेट में कुछ ले रही है, अपने शारीरिक खेल थोड़ा दूर हटते चले जाते हैं। बदलते हुए परिवेश में हमें जगना है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, योग से और खेल से अपने शरीर को स्वस्थ रख करके किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः हमारे मंच का जो संचालन हमारे प्रिय बेटी कर रही है, बहुत ही अच्छा संचालन, बहुत ही सदैव अंदाज में, बहुत सदैव अंदाज में, और उसको भी शुभकामना धन्यवाद देता हूँ। और पुनः इस विद्यालय परिवार को अपने हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप निरंतर जो भी सरकार, जो भी आपकी की सोच है, उसको सोचकर हमारे बालिकाओं को उनके हुनर को निखारने में आप पहचाने, उनके हुनर को पहचान को वो सतत शिक्षा और सुख सुविधा प्रदान करें। इसी कामना के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। बीच में उपस्थित श्रीमती सिंधुजा मिश्रा मैम को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक कुशल समाज सेवी हैं और समाज की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। और आप एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमारे प्रत्येक कार्यक्रम में हमारा हौसला अफजाई करती हैं। मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम पर 2 शब्द कहने की कृपा करें। धन्यवाद। और श्रीवास्तव जी जो इस स्कूल को, विद्यालय को अपना समय देके इन बच्चियों को हमेशा हमको बुलाते भी रहते हैं और हमेशा एक अच्छा स्वरूप देके बच्चियों को एक अच्छा पथ देते रहते हैं। और शारीरिक और मानसिक रूप से जो खेल की एक सहयोग है, ज़रूरत है इस समाज में बच्चों को और बेटियों को विशेषकर, क्योंकि उन्हें बहुत आगे बढ़ना है और समाज को भी देखना है, घर भी देखना है, सब कुछ वो व्यवस्थाएं देखनी है घर से बाहर तक। तो घर को भी संयोजन करना ही उनका काम रहता है और बच्चों को, क्योंकि जब इनकी दिशा सही रहेगी तो आगे वाले समाज में जितने भी बच्चे हैं उनकी दिशा सही रखेंगी। और बेटी जी जो इस बास्केटबॉल के खिलाड़ी वो आए हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि 2 साल हमारे बच्चों का जो विकास मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा सा नहीं हुआ है कोरोना काल में, उसको भी विशेष अवसर मिल रहा है। और बहुत बहुत साकेत के संस्थापक श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने विधायक जी हैं, विधायक जी ने सब कुछ बता ही दिया, सब लोगों ने सब कुछ बता दिया, अब शेष कुछ रह नहीं जाता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अनुराग त्रिपाठी सर, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय मुसाफिर खाना। आज माँ सरस्वती के इस साकेत महाविद्यालय के सभागार में डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित कार्यशाला के मुख्य अतिथि, जनप्रिय, लोकप्रिय, मृदुभाषी, सरल, सहज और लोगों की संवेदनाओं से अपने को जोड़ने वाले हमारे परम प्रिय विधायक राजेंद्र मौर्य, यहाँ उपस्थित प्रोफेसर द्वय, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी, प्रोफेसर आर.के. मिश्र तथा महाविद्यालय के समस्त असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज में धन्य श्री निराला जी, आशीष जी, जनपद प्रतापगढ़ के गणमान्य नागरिकगण, प्रज्ञा प्रपन्न छात्राएं तथा इस पूरे पौधे को बरकत का स्वरूप प्रदान करने वाले श्री श्रीवास्तव जी, बीएचयू से आए असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेन्द्र तिवारी जी, जिनको हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं और यूजीसी असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है,
गेम के लोगों को असिस्टेंट डायरेक्टर पद नाम देते हैं और पॉलिटिकल साइंस के लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर नाम देते हैं। तो धीरेन्द्र तिवारी जी भी गुरु जी ही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्रीड़ा विज्ञान के। प्रिय विद्यार्थियों, खेल राष्ट्रवाद का माध्यम हुआ करता था। उस समय खेल राष्ट्रवाद का माध्यम हुआ जब सभ्यता और संस्कृत ने अपना एक स्वरूप शालीनता का धारण किया। जब सभ्यताओं में युद्ध अपनी महनी भूमिका अदा कर रहे थे, तब राष्ट्रवाद का माध्यम केवल और केवल युद्ध हुआ करता था। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब आंतरिक राजनीति में कभी भी उथल पुथल मचती है, तब जनता का ध्यान, वहां के नागरिकों का ध्यान सीमा पर लाया जाता है, युद्ध की भावना को उछाया जाता है ताकि राष्ट्रवादी भावनाएं और मजबूत। लेकिन समय के साथ साथ समाज में, राज्य में, देश में, विश्व में युद्ध की भूमिका कम हुई। युद्ध की जब भूमिका कम हुई तो प्रश्न था कि राष्ट्रवाद को हम सहेजे कैसे। विषय से बैठे हैं, आपसी चर्चाओं में कहते हैं कि जब क्लासकोविच का सिद्धांत आता है, तब ये कहा जाता है कि युद्ध की भूमिका गौर हुई तो खेल वो माध्यम है जिसके माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को हम प्रस्फुटित करते हैं, उसको हम संवेद रूप से एकता के भाव में पूरे देश में संचरित करते हैं। खेल ही वो माध्यम है जिससे हम और आप जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से हम जात की भावना से दूर हो जाते हैं, धर्म की भावना से दूर हो जाते हैं और हम और आप दोनों लोग एक महसूस करते हैं। खेल केवल शारीरिक विकास नहीं करता। एजुकेशन के प्रोफेसर बैठे हुए, दोनों प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर है, एसपी त्रिपाठी सर भी एजुकेशन से आते हैं और आगे विषय सर भी एजुकेशन के, और सौभाग्य का विषय है कि यहाँ की प्राचार्य भी एजुकेशन की है। खेल केवल शारीरिक विकास नहीं करता, संवेगात्मक विकास करता है, जैसा कि एसपी त्रिपाठी सर बार बार पढ़ाए हैं। संज्ञानात्मक विकास करता है, नैतिक विकास करता है और सामाजिक विकास करता है। शारीरिक विकास तो कुल उसके विकास का दशांश है। तो जो सर्वांगीण विकास का माध्यम है वो अभिभावकों की नजरअंदाजी से ऐसे फलक पर बैठा हुआ है, ऐसे फलक पर पहुंच गया था जहां पर उसे कोई महत्व ही नहीं मिलता। उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए जनपद प्रतापगढ़ में श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, जो इस महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, जो इस महाविद्यालय के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, जिनका केवल इस महाविद्यालय की स्थापना में केवल एक ही उद्देश्य रहा है कि इस पद का राह नहीं है शांत भवन में टिक जाना, या ये कहिए कि वो चुनौतियों से जूझ करके विकास की स्थापना करना चाहते हैं। उनके सामने जब से आए हैं तब से एक से बढ़कर एक चुनौतियां आई। वो इस बात को आदर्श वाक्य मानते हैं, अपना ध्येय वाक्य मानते हैं कि वह पथ क्या, वह पथि कुशलता क्या जिसमें बिखरे शूल न हो, वह नाविक क्या, वो नाव में धैर्य परीक्षा क्या जिसमें धाराएं प्रतिकूल न। तो ऐसे प्रबंधक हैं जो चुन चुन करके समाज से विद्वान प्राध्यापकों को आपके लिए ले आए हैं। उसमें एक प्राध्यापिका अनीता पांडे जी भी हैं जो हमको भी पढ़ाए और हम कहीं आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे ही चुने हुए लोगों में से देखिए, वाराणसी से धीरेन्द्र तिवारी जी को ढूंढ ढांड के ले आए, प्रतापगढ़ का बीएचयू के व्यक्ति को ढूंढ करके ला रहा है। इसका मतलब कि अंदर बहुत काम किया है। वाराणसी से प्रतापगढ़ कोई व्यक्ति यात्रा करने को तैयार हो जाए तो निश्चित मान लीजिए कि उन दोनों के बीच कोई न कोई बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग पैसे की तो नहीं हो सकती।
क्योंकि प्रबंधक आदमी है, पैसा कहां पाएंगे, और टीचर आदमी को पैसे से कोई बड़ी मोहब्बत होती नहीं है। तो है प्यार की बॉन्डिंग, स्नेह की बॉन्डिंग। हो सकता है वो बॉन्डिंग वो जनपद प्रतापगढ़ को डेवलप करने के लिए धीरेन्द्र तिवारी जी का, बेदी जी का और श्रीवास्तव जी तीनों, और आरपी त्रिपाठी जो प्रेसिडेंट हैं, इन सारे लोगों का जो चतुर्भुज कोण बन रहा है वो बॉन्डिंग हो। इस प्रकार मैं कहना चाहता हूं आपसे कि खेल आज केवल शारीरिक विकास का माध्यम न होकर कैरियर निर्माण का साधन बन गया। अभी बेदी जी चर्चा कर रहे थे, माननीय विधायक जी कह रहे थे कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जो खेल के कैडेट्स हैं उनको हम रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप ये मानिए कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है, वो चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो, उसके बेटे को, उसके बच्चे को गैर लोक सेवा आयोग के पद पर नियुक्ति सरकार देती है। और माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तय किया है कि नहीं, हम लोक सेवा आयोग से आच्छादित पदों को उसकी परिधि से बाहर कर रहे हैं और उस पर खेल के युवाओं को जो चैंपियन है उनको सीधे नियुक्ति प्रदान करेंगे। यह कितनी बड़ी बात है, ये उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा गौरव का विषय है। हम ऐसे गौरवशाली देश में रहते हैं, ऐसे गौरवशाली प्रदेश में रहते हैं, इसीलिए खेले देश खिले देश का स्लोगन माननीय विधायक जी चला रहे हैं, माननीय विधायक जी की सरकार चला रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं। अभी खेल के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जितने राजकीय महाविद्यालय हैं सर, उसके सारे खेल प्रशिक्षकों को योग से 1 महीने तक ट्रेन करके सारे राजकीय महाविद्यालयों में खेल का एक वातावरण बनाएंगे। और साथ ही साथ हमको याद आता है कि गंगा के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर खेल मैदान, खेल ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। साथ ही साथ जनपद प्रतापगढ़ में अरविंद श्रीवास्तव जी जैसे लोग होंगे, राजेंद्र मौर्य सर जैसे विधायक होंगे, बेदी जी और धीरेन्द्र तिवारी जी जैसे जीवन व्यक्तित्व होंगे, यशवी त्रिपाठी जैसे न्यू में शामिल व्यक्ति होंगे, आर के मिश्रा जी जैसे लोग होंगे, निराला जी जैसे लोग होंगे, तो निश्चित तौर पर जनपद प्रतापगढ़ आगे जाएगा, ये महाविद्यालय आगे जाएगा और हमारा भारत देश आगे जाएगा। धन्यवाद। आदरणीय विधायक जी, मेरे गुरु बेदी भैया, उपस्थित शिक्षक लोग, अभिभावकगण और प्यारे छात्रों, मुझे यहाँ पर एक सेमिनार के रूप में बुलाया गया, एक्सपर्ट के रूप में, जो ये बताना चाहता है कि बास्केटबॉल क्यों खेलना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारी जिज्ञासाएं अभिभावकों के और छात्राओं के मन में है कि आखिर ये खेल ही क्यों खेला जाए। तो मैं एक अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले अभिभावकों से और छात्राओं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जब मेरा वक्तव्य खत्म हो तो मैं आप लोगों से, आप लोगों की जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको अपने समक्ष प्रस्तुत करवाना चाहूँगा, जिससे कि हम उन जिज्ञासाओं को दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग और आप लोगों का पार्टिसिपेशन इस खेल के लिए हो सके। देखिए, खेलना, सभी लोगों ने कहा कि खेलना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो सबने बताया कि खेल से हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरीके का विकास होता है। खेल कई तरीके के हैं, मुख्यतः हम लोग उसको 2 पार्टों में बांटते हैं। एक होता है इंडिविजुअल गेम, जिसमें प्रतिभागी एक आपस में अकेले में भाग करता है, और दूसरा होता है टीम गेम।
जिसमें एक टीम दूसरे टीम में, मतलब टीम में 2 से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं और वो दूसरी टीम के साथ प्रतिभाग करते हैं। तो इंडिविजुअल गेम्स की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। टीम गेम्स की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। बास्केटबॉल एक टीम गेम, तो टीम गेम में और इंडिविजुअल गेम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि टीम गेम का जो खिलाड़ी होता है उसमें जो भी हम लोगों ने बेसिक क्वालिटीज की बात करी थी शुरू में, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, वो सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं। बल्कि जबकि इसके विपरीत इंडिविजुअल गेम्स में सिर्फ इंडिविजुअली आप फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, मेंटली इम्प्रूव कर सकते हैं, बट जब सोशल पक्ष आता है और इमोशनल पक्ष आता है तो वो कहीं ना कहीं टीम गेम से पीछे हो जाता है। अब हम बात करते हैं टीम गेम में ही बास्केटबॉल ही क्यों, और भी बहुत सारे खेल हैं। तो टीम गेम जब भी हम खेलते हैं तो उसके लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, जरूरतें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर वर्ल्ड का जो गेम है वो है फुटबॉल। फुटबॉल में कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बॉल चाहिए, कोई ड्रेस की जरूरत नहीं, कोई मौसम की जरूरत नहीं। आप उसको बरसात में खेल सकते हो, बर्फ में खेल सकते हो, किसी भी परिस्थितियों में उसको खेल सकते हो। पर उससे ऊपर हम बास्केटबॉल की बात करते हैं। उसके 2 कारण। पहला, फुटबॉल का फील्ड का साइज जो कि 120 बाई 100 मीटर का होता है अंतरराष्ट्रीय मानक के। कॉलेजेस वगैरह में हम 100 बाई 80 का रख लेते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। इतना बड़ा फील्ड स्कूल और कॉलेज में मिलना हमारे देश के हिसाब से बहुत मुश्किल है। वही बास्केटबॉल 28 बाई 15 मीटर, ये फुल कोर्ट साइज। हाफ कोर्ट में हम 14 बाई 15 मीटर, और ये एक ऐसा साइज होता है जो लगभग हर स्कूलों में, आप चाहे उसमें कहीं कोई सवाल करनी हो, कोई आपको प्रोग्राम्स करने हो, इतना एरिया लगभग हर स्कूल और कॉलेज में मिल जाता है। और इसमें केवल एक चीज की जरूरत होती है, वो है रिंग। जैसा कि नाम में पता है, बास्केट और बॉल। एक बास्केट चाहिए और एक बॉल चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपके पास है तो कोई भी खिलाड़ी उसको खेल सकता है। और इसमें ज्यादा फिजिकली एक्टिविटी की बात करी जाए तो ज्यादा उसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ एक अच्छा खेलने वाला जूता चाहिए। और जूते आजकल हर कोई पहनता है, चाहे वो वॉकिंग में हो और किसी भी काम में। तो ये सबसे फिजिबल गेम है जो हम स्कूल्स और कॉलेज में बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इतिहास में अगर जाऊं तो इस गेम की शुरुआत किस वजह से हुई थी, अगर वो मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। 1891 यूएसए, स्प्रिंगफील्ड ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैसेच्यूसेट्स, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ वहाँ के फिजिकल ट्रेनर थे। और जैसा आप लोगों को पता है, यूएसए कनाडा में 6 महीने बर्फ पड़ती है, तो आउटडोर एक्टिविटीज उस समय वहाँ नहीं हो सकती। तो उन्होंने ऐसी सोचा कि भाई हमारे जो बच्चे विद्यार्थी हैं उनको इंडोर में कोई ऐसी एक्टिविटी कराएं जिसमें उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। मैं वर्ड फिर यूज कर रहा हूँ, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये बात मैं 1891 की कर रहा हूँ, ठीक है। तो और यूएसए उस समय भी बहुत विकसित था खेलों के मामले में। उन्होंने उस समय इस चीज को सोचा कि हमें कोई ऐसा खेल डेवलप करना चाहिए जिससे कि हमारे विद्यार्थियों में ऑलराउंड डेवलपमेंट का विकास हो, और वो इंडोर हो, जिसमें कि हम बाकी बाहरी जो वातावरणीय चीजें उनसे हम बचा के खेल सकें। तो उन्होंने काफी सोच विचार किया और उन्होंने एक एंशिएंट गेम था उसके हिसाब से एक टोकरी ली और एक गेंद दी, और उन्होंने कहा कि भाई जो इस टोकरी में गेंद को डालेगा उसको 1 पॉइंट मिलेगा।
उनके उस समय क्लास में 30 बच्चे थे, उन्होंने उनको 15-15 के 2 टीमों में डिवाइड कर दिया और उस खेल को उन्होंने अनऑफिशियली थोड़े से रूल्स बेसिक बना के उन्होंने शुरू किया। धीरे धीरे जब खिलाड़ियों ने उसमें खेलना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि इसमें तो काफी रिगरस फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि इसमें टीम्स के साथ अपोनेंट्स के साथ उनको लड़ना भी है, छीनना है, बॉल को स्कोर करना है, रोकना है, टीम के साथ पास करना है, ड्रिबल करना है, मतलब कई सारी एक्टिविटीज उन्होंने इन्वॉल्व करी। फिर धीरे धीरे वो गेम यूएसए से यूरोप में आया और इंटरनेशनल लेवल पे 1936 में जब ओलंपिक में फर्स्ट टाइम खेला गया था, वहां से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। और आप लोगों को शायद पता होगा, हर एक के पास मोबाइल है, आप गूगल कर सकते हैं, ये वर्ल्ड का सेकंड फास्टेस्ट गेम है। फर्स्ट इज आइस हॉकी। और अगर हम आइस हॉकी के लिमिटेशंस को देखें, वो उन्हीं जगह पे खेल सकते हैं जहां पे बर्फ होती है, ठंडी जगह पे। तो अगर उसको हम हटा दें तो आप सोच सकते हैं कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट गेम बास्केटबॉल। तो मैंने 2 चीजें आपको बता दी कि एक इसमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और क्यों इसको खेलना है। अब वापस हम आते हैं कि इसको खेलने से हमारे पास है क्या चीज, लाभ क्या है। तो बेसिक इसकी कुछ स्किल्स हैं, अगर मैं उनको डिस्क्राइब करता हूं तो और आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। बास्केटबॉल में मूलभूत हम लोग 7 स्किल्स पे काम करते हैं। सबसे पहला होता है बेसिक स्टांस पोजीशन। मैं थोड़ा इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज कर रहा हूँ। बेसिक स्टांस मतलब खड़े होने का तरीका। बास्केटबॉल में एक यूनिक तरीका होता है, पैटर्न होता है, जिसको हम लोग ट्रिपल थ्रेड पोजीशन बोलते हैं, जिससे कि हम बॉल को पकड़ के पास कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, मतलब गोल में डाल सकते हैं, और ड्रिबल कर सकते हैं। ये एक ही स्टांस में तीनों चीजें हो सकती है, इसीलिए इसको ट्रिपल थ्रेड पोजीशन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पासिंग, मतलब बॉल को अपने से अपने प्री डिसाइड, मतलब हमने पहले से डिटरमाइन कर रखा है किस प्लेयर को हमको बॉल देनी है, उसके पास अगर हमने सही तरीके से बॉल पहुंचा दी, वो कहलाती है पासिंग। अगर बॉल नहीं पहुंची तो क्या होगा, बॉल फंबल मानी जाएगी और दूसरे को दे दिया जाएगा। तीसरी चीज होती है ड्रिबल। इस स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम भागने की कोशिश करते हैं ग्राउंड में, तो एक रूल बनाया गया कि आप बॉल को लेके भागेंगे नहीं, क्योंकि अगर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रग्बी हो जाएगी। रग्बी खेला आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसमें क्या है, कोई रूल नहीं होता, आप बॉल लेके कैसे ही भाग सकते हो। तो यहाँ पे एक रूल बना दिया गया कि नहीं, आपको अगर बॉल लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो आपको एक पर्टिकुलर मूवमेंट करना होगा। वो मूवमेंट है कि आपको बॉल को बार बार जमीन पे पटकना होगा। उसमें भी एक रूल और बनाया कि आप दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको एक बार में एक ही हाथ इस्तेमाल करना है। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, जिससे कि आपका ब्रेन और बॉडी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व। ठीक, ड्रिबलिंग के बाद आती है शूटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। शूटिंग सबसे एक्साइटेड और इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरा गेम जो है वो उसी पे आधारित है। शूटिंग मतलब एक रिंग है जो जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर लगी हुई है, उस रिंग के ऊपर से आपको बॉल डालनी है, मतलब आपको बॉल को 10 फीट से ऊपर फेंकनी है, और जब वो ऊपर से रिंग के अंदर जाएगी तभी वो स्कोर काउंट होता है। तो अब आपको उस रिंग तक पहुंचना है, अपोनेंट की रिंग तक, और उसमें बॉल को डालना है। जब आप बॉल डालेंगे तब स्कोर होगा। उसके कई तरीके होते हैं बॉल डालने के, उसके भी कई रूल्स बनाए गए। शूटिंग के बाद होता है कि हर बार तो बॉल जाएगी नहीं, मिस होगी, तो मिस होने के बाद उसको दोबारा पकड़ना है, दैट इज वी कॉल्ड रिबाउंडिंग। रीबाउंड मतलब दोबारा उसको पकड़ना, क्योंकि हम दोबारा बॉल पकड़ेंगे, हमें फिर मौका मिलेगा, जितनी ज्यादा हम रिबाउंड लेंगे उतने ज्यादा हमको मौके मिलेंगे, हम उतने ज्यादा स्कोर करेंगे। ये तो बेसिक 5 स्किल्स हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी पिवटिंग। पिवटिंग स्किल ऐसी है जिसमें हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी बॉडी को चारों तरफ घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने खूंटा होता है, खूंटे के चारों ओर आप घूमते हैं,
वैसे ही आपने एक पैर में ये मान लिया कि कील लगी हुई है और उसके चारों ओर हमको घूमना है, वो पैर को उठाना नहीं है। ये एक स्किल डेवलप की गई है बास्केटबॉल के लिए, जिससे कि प्लेयर अपनी जगह पे भी मूवमेंट करके बॉल को सेव कर सके और गेम में इन्वॉल्व कर सके। पिवटिंग के बाद नेक्स्ट है फुटवर्क, जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दो तरीके होते हैं, क्योंकि दो टीमें होती हैं। एक टीम जिसके पास बॉल होती है वो ऑफेंस टीम कहलाती है, आक्रमणकारी टीम जिसको बोलते हैं जो आक्रमण करती है। दूसरी टीम होती है जो उसको रोकती है, ठीक है। तो उनके फुटवर्क डिफरेंट होते हैं। डिफेंस टीम जो है वो थोड़ा अलग तरीके से मूवमेंट करती है, ऑफेंस टीम को फ्री होता है कि वो किसी भी तरीके से दौड़ सके। तो ये बेसिक हमारी कुछ स्किल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए। तो अब ये कि बास्केटबॉल क्यों, ये भी हो गया, और बास्केटबॉल में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है वो भी हो गया। मेनली मेरा जो टॉपिक था कि हमें इसमें और क्या चीजें गेन होती है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी बता दी गई हैं। जैसे शारीरिक इसका जो पक्ष है, हमारी मसल्स डेवलप होती हैं, हमारे हार्ट डेवलप होता है। मोस्टली यहाँ पे यूजी पीजी की गर्ल्स हैं तो हार्ट का रेट्स, आपको हार्ट का साइज, ये बेसिक जानकारी है। तो खिलाड़ी को एक खिलाड़ी एथलेटिक हार्ट नाम दिया जाता है। एथलेटिक हार्ट क्या होता है कि जिस हार्ट को कम समय में ज्यादा ब्लड पंप करने की क्षमता होती है उसको हम एथलेटिक हार्ट बोलते हैं। और ये खिलाड़ियों में ही होता है, क्योंकि वो एक्सरसाइज करके अपने हार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसकी मसल्स को, उसकी वॉल्स को, कि जो एक स्ट्रोक में, जो 72 स्ट्रोक्स में जितना ब्लड आम आदमियों का पंप होता है, वो खिलाड़ियों का 50, 56, और बहुत अच्छा खिलाड़ी है तो इवन 30 बीट्स ही करना पड़ता है। तो जितना कम बीट करना पड़ेगा उतना हार्ट, आपकी लॉन्गेविटी उतनी बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, और ये सारी अवधारणाएं वहीं से आई, ठीक है। तो हमारा हार्ट बढ़ता है, हमारे मसल्स डेवलप होती है, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। बट ये सारी चीजें कब डेवलप होंगी? जब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके और इस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। अब इन्वॉल्वमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, वो मैं रिस्ट्रिक्शंस यहाँ से अभिभावकों से और छात्राओं से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों के मन में वो क्या शंकाएं हैं जो आप लोगों को इस खेल को खेलने में या आने में ग्राउंड में रोक रही, वो हमको शेयर करिए। और मेरे गुरु यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट त्रिपाठी सर, प्रबंधक सर, विधायक जी, हम सब लोग यहाँ पे हैं। हम लोग सब लोग ये प्रयास करेंगे कि उन शंकाओं को, उन धारणाओं को दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं इस खेल में आगे आए और प्रतापगढ़ का, यूपी का और इंडिया का नाम रोशन करें। तो मैं 5 मिनट समय लेता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस को पुटअप करने के लिए और उनका आंसर। अभिभावक आप लोग प्लीज। कोई भी ऐसा अभिभावक नहीं है, मतलब सभी लोग एग्री कर रहे हैं कि आपके सब बच्चे खेलने आएंगे, प्लीज। सभी लोगों को स्वागत प्रणाम। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इससे कोई संस्था अपने यहाँ बास्केटबॉल को इंट्रोड्यूस करना चाहती है, संचालित करना चाहती है, जो उसका सिस्टम है उसको इंस्टॉल करने में लगभग कितने तक का खर्च आ सकता है? लगभग आपके यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है? नहीं है। बास्केटबॉल कोर्ट बनाना है, सीमेंटेड बास्केटबॉल जगह है आपके यहाँ पर्याप्त? फुल कोर्ट बन सकता है, फुल कोर्ट सीमेंटेड। अगर आप अच्छा बनवाएंगे तो 8 से 10 लाख और 2-2.5 लाख में उसका बोर्ड आ जाता है।
उतना खर्चा आपको बोर्ड बनाने का है। और जो भी सहयोग है आप UPBA को वाइस प्रेसिडेंट सर त्रिपाठी सर आप उनसे मिल सकते हैं। UPBA को आप लेटर लिख सकते हैं। जो भी हमारे एक्सपर्ट है, विधि भैया हैं, हम लोग जितनी भी सहायता होगी आपको गाइडेंस के तौर पे जो भी हम लोग कर सकेंगे वो हम लोग आपको अभी अभिभावक से नहीं आया ये प्रश्न, एक संस्था से आया है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक चीज, हम लोग जब टीचिंग की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो इट्स ए 2-वे प्रोसेस। जब भी अच्छी टीचिंग की हम बात करते हैं तो वो 2-वे प्रोसेस होता है। अच्छा, क्या बास्केटबॉल खेल में लंबाई की कोई भूमिका है? लंबाई एक फैक्टर है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, डेफिनेटली लंबाई एक फैक्टर है। बट मैंने बोला हर एक्टिविटी, हर फिजिकल एक्टिविटी के अपने प्लस और अपने माइनस पॉइंट्स होते हैं। लंबा प्लेयर में एक लंबाई उसकी है क्योंकि उसको रिंग के पास पहुंचने में आसानी होती है डेफिनेटली। बट 28 मीटर की जो रनिंग है वो छोटा प्लेयर जल्दी कवर करता है। तो वहां पर अगर स्पीड है किसी प्लेयर में तो वो हाइट को बीट करता है। तो अगर कोई छोटा प्लेयर है, हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हाइट में छोटे हैं और पर बहुत उम्दा बास्केटबॉल प्लेयर है। ये कहना है कि सिर्फ लंबा खिलाड़ी ही खेल सकता है, मिथ्या है। छोटा खिलाड़ी है वो भी बहुत अच्छा फीडर और शूटर हो सकता है। आउटरेंज शूटिंग के 3 पॉइंट मिलते हैं इसमें। लंबा आदमी इनसाइड शूटिंग करता है रिंग के पास, उसको 2 पॉइंट मिलते हैं। तो स्कोरिंग ज्यादा बेहतर छोटा प्लेयर करेगा। गुड क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा था कि टीचिंग और लर्निंग जो है 2-वे प्रोसेस होती है। ये मैं अभिभावकों से मुखातिब होता हूँ कि अगर स्टूडेंट रेडी है सीखने के लिए, टीचर रेडी नहीं है, लर्निंग नहीं हो सकती। टीचर रेडी है, स्टूडेंट रेडी नहीं है, तो भी लर्निंग नहीं हो सकती। लर्निंग बेटर कब होगी? जब दोनों पक्ष रेडी हो। मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि यहां हम तैयार हैं, आप लोग जो भी आप लोगों को लगता है, गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स इंस्टीट्यूशन हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारे माइंड में एक सेटबैक में रहता है कि गर्ल्स को भेजना है, नहीं भेजना, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो उस बारे में भी अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है तो ये विधायक जी भी यहीं पे मौजूद है, प्रबंधक जी भी, सब लोग हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी आपको लगती है या ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई हमें कोई और चीज़ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वाइस प्रेसिडेंट सर UPBA के हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रतापगढ़ के हैं, तो आप ये मंच इसीलिए दिया गया है, सेमिनार इसीलिए रखा गया है कि आप लोगों की तरफ से कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को चाहिए कि प्रतापगढ़ में वो चीज़ हो और हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। देखिए हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए कि हम चाहते हैं कि जैसे बनारस, इलाहाबाद और जो बड़े बड़े शहर हैं वही नहीं खेलें, छोटे शहरों से भी बच्चे, अभी हमें बता रहे थे जावेद अली एक यहाँ पे प्लेयर है, तो अभी स्टेट टीम में कैंप करा, तो वो एक नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी उन लिस्ट में आए, ऐड ऑन हो। तो प्लीज कोई भी ऐसी चीज स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ, डेफिनेटली आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ क्वेरीज हैं, डोंट हेजिटेट, ओपन अप योरसेल्फ, आस्क इट। नहीं अगर कुछ है तो हम ये मानेंगे 1 महीने बाद कि यहाँ पर बास्केटबॉल बहुत अच्छा चल रहा है, अदरवाइज फिर हमें दोबारा यहाँ ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ के सभी उपस्थित सभागार में उपस्थित लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम अब समापन की ओर है। ऐसे में अपने महाविद्यालय के माननीय
आग्रह करती हूँ कि हमारे माननीय प्रबंधक सर मंच पर आए और हमारे आए हुए अतिथियों का आभार ज्ञापित करने की कृपा करें। बस मैं सभी यहाँ पर उपस्थित सभी आगंतुकों का के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। यद्यपि आज इच्छा तो बहुत कुछ थी सुनने की भी और जानने की भी, लेकिन चूंकि एक कार्यक्रम जस्ट बगल में लगा हुआ है और सभी लोग उसमें जाने के हमारे अतिथि लोग उत्सुक भी हैं, कार्यक्रम को हम लोगों ने थोड़ा शार्ट किया, लेकिन मैं कुछ बातें बता करके उसको सभी के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। पहली चीज तो मैं आश्वस्त करता हूँ यहाँ के बास्केटबॉल एसोसिएशन, यूपी स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन को कि इस कॉलेज की कोर्ट बनने की आज ही हमने कॉन्ट्रैक्टर को बुला के नाप करा दिया है और बहुत शीघ्र यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट आपके महाविद्यालय में होगी। जब आप लोग इधर आपको ऊपर लेके आया था, उसके 2 मिनट के लिए जो मैं नीचे गया था, उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने बुला के, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं उधार नहीं रखता हूँ, उसका जो भी निर्णय हुआ उसको तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करता हूँ। तो 1 महीने बाद आपने जो कहा कि अच्छा चलता रहेगा, तो यहाँ पर 1 महीने बाद बास्केटबॉल कोर्ट होगी। अभी आपने एक बात बताई कि केवल लंबे ही नहीं, क्योंकि आपने जितने बास्केटबॉल के प्लेयर्स आपके सामने मैंने मॉडल रखे, रोल मॉडल वो सब के सब इतने लंबे थे कि आप लोग चुप हो गए। आप सोचे कि हम लोग तो खेल ही नहीं पाएंगे क्योंकि अब लंबे नहीं है। वास्तव में आप बास्केटबॉल खेल के लंबे हो जाते हो। शुतुरमुर्ग, जिराफ, इनकी गर्दनें क्यों लंबी हैं? क्योंकि ये पत्तियां ऊपर करके खाते हैं अपने गर्दन को। आप बास्केटबॉल खेलो तो सही, आप खेलोगे तो आप अपने आप लंबे हो जाओगे। और जो छोटे खिलाड़ी हैं वो जो रनर है उसको लेकर के फील्ड में जो जाता है, दौड़ता है, वहाँ भी काम आता है और अभी आपने बताया कि उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इन सब बातों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और बच्चों से मैं चाहूँगा कि वो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। हम अतिथियों को लेके जब चले जाएंगे तब वो लोग अपनी जगह से उठेंगे और मैं अतिथियों से आग्रह करूँगा कि हमारे साथ गेस्ट रूम तक चल के 2 मिनट जलपान ग्रहण करेंगे। तब प्लीज, एक मुझसे छुट्टी हो गई। खेल के कार्यक्रम में अगर हम राष्ट्रगान के बिना एंड करेंगे तो ये बहुत बड़ी चूक होगी हमसे। हम लोग पहले राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तव शुभ नाम